अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा में आपके मेज़बान अरूज रज़ा आपका खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, आज के मुकालमा में जो टॉप स्टोरीज़ हमने उठाई हैं उनमें दो स्टोरीज़ जो है उनका ताल्लुक कराची से है। और आपको मालूम है कि कराची में आज सुबह एक बड़े मशहूर होटल में आतिशदगी का वाक़या हुआ और इसी के बैकग्राउंड में हम थोड़ी सी बात भी करेंगे कि कराची में आतिशदगी के बढ़ते हुए वाक़यात क्या दहशत गर्दी की एक दूसरी शक्ल का रूप इख्तियार कर रहे हैं या फिर ये इत्तफाकी और हादसाती भी हैं। और उसके अलावा हमारे पास दूसरी स्टोरी जो है वो भी कराची से ही है। गवर्नर सिंह 3 हफ्तों से हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, उनका फंक्शन क्या हो रहा है और उनकी सेहत के बारे में डॉक्टर हजरात क्या कहते हैं, क्या वो अपना ऑफिस जो है वो ज्वाइन करेंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा हमारे पास कराची के ही मुतालिक एक और स्टोरी है कि मेयर कराची ने 100 दिन की एक सफाई मुहिम का आगाज़ किया है, लेकिन अभी तक एक साल गुजर जाने के बावजूद पूरे पाकिस्तान के बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए गए, जिस पर मेयर कराची का ये कहना था कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है सुप्रीम कोर्ट है और हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब और जो दीगर हमारे इलाके और सूबे हैं वहाँ पे बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनके क्या ख्यालात हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे। और एक और स्टोरी आज हमारे पास है वो पंजाब से कि शहबाज शरीफ के लिए एक नया हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी है। ऑफ कोर्स वो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके पूरे इख्तियारात हैं और जो उनके पुराने हेलीकॉप्टर थे उनमें अगर आपको याद हो कि अफगानिस्तान के इलाके में एक गिर के वो तबाह हो गया था, उसके बाद से उनके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। एक और स्टोरी उन्हीं के बारे में है, वज़ीर आला पंजाब के बारे में, कि अपने इलाज के लिए वो लंदन तशरीफ ले गए, लेकिन यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर जो हैं वो आए दिन हड़तालों पे रहते हैं और जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको नाकाफ़ी दवाइयाँ मिलती हैं और उनको दीगर भी जो शिकायत हैं वो भी आती रहती हैं सामने। उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान ने शमूलियत का फैसला करके अच्छा किया बुरा किया, क्या नतीजा है, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। लेकिन आज के मुकालमा में सबसे पहले आपका तारुफ करवा दूं अपने मेहमानों के साथ। सेनेटर डॉक्टर अशोक कुमार, नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक है, बलूचिस्तान से ताल्लुक है, तो इनसे भी बातचीत करेंगे हम कराची और बलूचिस्तान के वाक़यात के हवाले से। और साथ में तशरीफ़ रखती हैं MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शकीला लुकमान साहिबा। और सिविल सोसाइटी से भी हमारे पास बहुत सारे सवालात आते रहते हैं और सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल चूँकि आपस में गहरे रवाबत हैं, इनके गहरे ताल्लुकात हैं और इनको अलहदा नहीं किया जा सकता। तो सिविल सोसाइटी की एक बड़ी नुमाया और मुमताज़ आवाज़ चेयरमैन है पाकिस्तान लिबरल फोरम के और इसके अलावा FNF के साथ भी काम करते हैं मोहम्मद अनवर। सर, आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सर आपसे शुरू करते हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने शिरकत की, लेकिन फिर भारत का जो रवैया रहा उसके बारे में आप कुछ कमेंट करें कि वो जो भारत का रवैया क्या एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के साथ सही रहा, खसूसन इस कॉन्फ्रेंस में? देखें, ये जो फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने किया तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम इसी जमहूरी लोग हैं और इसी फैसले पे हमें अमल दरामद करना चाहिए था। लेकिन बात ये कि वहाँ जो भारत ने हमारे साथ जो रवैया अख्तियार किया, यकीनन ये मज़म्मत लायक है, क्योंकि इसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या मीडिया के सामने जाना चाह रहा था, तो हमारे जो बासत साहब थे उन्होंने भी यही बोला कि भाई मैं अपने उनकी सिक्योरिटी वालों को भी नज़दीक नहीं छोड़ा गया। तो मैं यकीन समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को इसके ऊपर जो है ना एक्शन लेना चाहिए। और ये पिछले चंद हफ्तों से ये मोदी का जो मुसलसल जो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से वो बिहेवियर कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें इस चीज़ को उजागर करना चाहिए कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क किस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर बात करते हैं अमन की और अमन की आशा की। मैम शकीला लुकमान, आपका ताल्लुक चूंकि हुकूमती पार्टी से, आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, और पड़ोसी मुल्क जो कि हमेशा हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करता रहता है, LOC की वायलेशन करता रहता है, कभी एम्बुलेंसेस के ऊपर फायरिंग करता है, तो आपका क्या ख्याल है कि अब वो हमारे जो मेहमान, जो हमारे लोग उनके मेहमान बन के जाते हैं, तो क्या उनकी इज्जत अफजाई जो है वो कर रहा है या नहीं कर रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کو اٹینڈ کر کے بہت اچھا کیا ہے، بلکہ پوری دنیا میں اور جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے جتنے بھی ممالک آئے ہوئے تھے انہوں نے اس کو ویلکم کیا، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جس طرح کے حالات چل رہے تھے لائن آف کنٹرول پہ، اور انڈیا اور پاکستان کی جس طرح کشیدگی چل رہی تھی اس میں بہت بڑا دل کر کے پاکستان کا شامل ہونا جو تھا ایک بہت ایک اچھا پیغام پوری دنیا میں گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی پاکستان جو گیا، کیونکہ افغانستان ہمارا ایک برادر مسلمان ملک ہے، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں یا نہ اچھے ہوں، لیکن ہم ان کو ہمیشہ یہ پرائرٹی دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، ہم ان کے ساتھ نبھانا چاہتے ہیں، کیونکہ اب انڈیا جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے جس طرح کا وہ پارٹ پلے کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور افغانستان جو ایک دوسرے کے قریب رہیں، وہ ہمیشہ وہ ہمارے درمیان جو ہے معاملات کو اور خراب کرنے کی کوشش دن بدن کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جانا وہاں بہت بہتر تھا، کیونکہ وہاں یہ جو کانفرنس ہو رہی تھی وہ صرف جو تھی موسٹلی وہ افغانستان کے معاملات کو وہاں پہ ڈسکس کرنے، وہاں کے حالات کو اور استحکام کی بات ہونی تھی، تو اس حوالے سے بھی پاکستان کا جانا جو تھا وہ بہت خوشائن تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح مودی سرکار نے اور پھر ہمارے اپنے برادر ملک کے جو ہیں وہ اشرف غنی صاحب جو ہیں جس طرح کی انہوں نے بات کی، جس طرح انہوں نے اٹیک کیا پاکستان کے اوپر باتوں میں اور دہشت گردی میں کے معاملے میں، انہوں نے کس طرح جو ہے وہ جی چلائیں، اس میں جو دوسرے ممالک آپ دیکھیں خاص طور پہ رشیا نے اس کے اوپر کس طرح اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ہارٹ آف کانفرنس جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو تھی یہ پیورلی افغانستان کے حوالے تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا کوئی معاملہ ڈسکس کرنے وہاں لے کے بیٹھ گیا ہے، اور یہ صرف کانفرنس ان کے لیے ہوئی ہے، حالانکہ یہ جو ہے کانفرنس جو پیورلی افغانستان کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ تو یہ سارا میسج ان کے خلاف گیا۔ رشیا نے بہت بھرپور طریقے سے یہ کہا ہے کہ سرتاج عزیز صاحب نے بہت پروڈکٹیو، بہت تعمیری اور بہت مثبت باتیں کی ہیں، لیکن انڈیا نے ان کے اوپر اٹیک کر کے ایک مطلب یہ ہے کہ بہت ایک نیگیٹو میسج دیا ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہمارے جب تعلقات جب پاکستان اور رشیا کے آپس میں فوجی مشقیں ہوئی اور اس کے اوپر انڈیا نے کتنی باتیں کرتے رہے، انہوں نے کہ جب آپ بھارت اور امریکہ کے اچھے تعلقات ہوتے ہم تو اس معاملات میں کبھی نہیں بات کرتے، یعنی یہاں تک رشیا نے بات کی۔ اور پھر یہ بڑے اچھا قدم تھا کیونکہ وہاں پہ جتنے فارن منسٹر آئے تھے سب کے ساتھ جو ہے ٹرکی تھا، چائنا تھا، دوسرے ممالک ان کے ساتھ بہت اچھی طرح بھارت کا چہرہ بھی نظر آ گیا، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک نیگیٹو میسج اس نے اپنی طرف سے دیا، جو کہ نیوز کانفرنس سرتاج عزیز صاحب نے کرنی تھی وہ انہوں نے نہیں ہونے دی، اس کو سبوتاژ کیا گیا، اور یہ کیا کہ انہوں نے پیورلی ان کو ایک کمرے میں ایک طرح سے بند کر دیا، بلکہ جو انڈین جو صحافی تھے ان کو بھی ہمارے صحافیوں سے نہیں ملنے دیا گیا، اور بات چیت میں انہوں نے بلکہ اس چیز پہ بڑا اعتراض کیا ہے، اور یہ جو ہے یہ پھر آ کے سرتاج عزیز صاحب کو یہاں پہ انہوں نے یہ انہوں نے جو ہے بھارت کا چہرہ نظر آ گیا، بالکل، اور اسپیشلی پاکستان کے معاملات پہ۔ محمد انور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس خطے کے تمام جو کنٹریز ہیں ان کے لوگ تو آپس میں ملنا چاہتے ہیں، جیسے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بھارتی لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، اور بھارتی لوگ جو ہیں پاکستان کے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، اور افغانستان تو ہمارا دوسرا گھر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ہم 30 سال سے ان کے مور دین 2 بلین لوگوں کو ہوسٹ بھی کرتے رہے، میزبانی کرتے رہے، ہم ان کے اپنے بہن بھائیوں کی طرح ان کو ہم نے بزنس میں شیئر دیا، ان کو پراپرٹیز خریدنے کی یہاں پہ ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بھی خریدنے دی گئی، تمام وہ اختیارات اور ان کو وہ حقوق دیے گئے جو انہوں نے مانگے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب عوام آپس میں ملنا چاہتی ہے، عوام آپس میں رشتے بھی قائم کرتی ہے، کراس دا بارڈر شادیاں ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ معاملات طے پائے جا رہے ہیں، حکومتیں کیوں، عوام اور حکومت کیوں ایک پیج پر نہیں آتے؟ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس آپ کے سامنے ہے، بھارت کا جو رویہ تھا، اب آپ جو اور این جی اوز کے جو باقی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھارتی بہت اچھے ہیں، وہ ہمیں گلے لگاتے ہیں، ہم جب جاتے ہیں بڑا ویلکم کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہمارے مشیر خارجہ وہاں پہ گئے ہیں اور ان کو بند کر کے رکھ دیا؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے پوری ڈیٹیل بتائی۔ 2 طریقے ہیں کسی بھی نیبر کے ساتھ نپٹنے کے، یا تو ڈائلاگ کے تھرو یا جنگ کے تھرو۔
हम जब बात कर रहे होते हैं कि डायलॉग के थ्रू हम जब भी स्पेस मिलती है हम आपस में बातचीत करें। बिल्कुल। और ये एक इस गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि एक बड़ा अच्छा उनका स्टैंड था कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेशन की, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में ही पिछले साल आपको याद होगा कि यहाँ इस्लामाबाद में ये पाकिस्तान ने इसी की बुनियाद रखी थी कि हम सारे खिते के मुल्क मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। अब अगर उसका दूसरा इवेंट वहाँ न्यू दिल्ली में या अमृतसर में हो रहा था, पाकिस्तान अगर पार्टिसिपेट नहीं करता, दैट मीन दैट जो मोदी की जो उसका जो एम है या वो जो नारे लगाता है कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूंगा, उस वक्त पाकिस्तान की वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी थी, तो वो एक बुरा हमारे लिए एक वो वाकई आइसोलेट नजर आता पाकिस्तान। अब हमने वहाँ पार्टिसिपेट किया है, अब इसमें जो अगर उन्होंने प्रॉब्लम डिप्लोमेटिक तौर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि जनाब उन्होंने सत्तार जजीज साहब के साथ बीइंग होस्ट उन्होंने क्या सलूक हमारे साथ किया है, वो नहीं करना चाहिए। हमारे सहाफी दोस्तों के साथ जी बिल्कुल बिल्कुल क्या वक्त से पहले वो पाकिस्तान जी बिल्कुल वो ऐसे होता है। हमारी प्रॉब्लम्स वही पिछले 6 माह से दोनों कंट्रीज में चल रही है। पिछले भी आपको याद होगा कि यहाँ भी उनकी भी एक उनके छोड़ के चले गए थे, उनके जो लीडर एक तकरीर करने से पहले वो चले गए थे कि जी मैं अब नहीं सुनूंगा। सेम जहां तक हम अफगानिस्तान की बात करते हैं कि अफगानिस्तान भी हमारा भाई है, हम उनके साथ कर रहे हैं। एक वो वक्त था कि अफगानिस्तान को हम कह रहे थे कि हमारा एक बफर जोन है, रशिया जो अटैक कर रहा है तो जो अफगानिस्तान है वो हमें बचाया हुआ है, हमें भी थोड़ा सा बड़ा दिल रख के उसको थोड़ा सा सपोर्ट भी, अगर हमारी वहां को प्रॉब्लम्स हैं अफगानिस्तान के मामले पे, हमारी पॉलिसी अगर कोई ठीक नहीं है तो हम उसको करेक्ट करें, ना कि हम ब्लेम अपने पड़ोसियों को दे, ईरान के साथ अच्छे तल्लुकात करें। ये सारे मसाइल जो है हमें खुद डायलॉग के थ्रू करने पड़ेंगे, क्योंकि ना हम वार के मुतहम्मल हो सकते, या हमारे जो डिफेंसिव हम अपने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी कोई भी किसी मैली आंख करके जब देखेगा तो पूरा मुल्क पूरी नेशन साथ खड़ी होगी। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये कि हम डायलॉग के थ्रू बात करें। और ये जो एक बड़ा अच्छा इकदाम था कि सत्तार जजीज सब वहाँ गए, उन्होंने वहाँ मिले, और अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने ये मैसेज दिया कि जनाब हम डायलॉग के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं, जबकि इंडिया डायलॉग के ऊपर नहीं आ रहा। अरबी बिरादरी जो है उसको कंडम करेगी कि आपने ये ठीक नहीं किया, भी ये होस्ट आपकी ड्यूटी है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है पाकिस्तान में, उसको वर्ल्ड फोरम्स पे इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि हमारे साथ जो इन्होंने सलूक किया, तो उसके बाद फिर क्या में अमन की जो कोशिश है उनको सबोताज किया जा रहा है। वो अब उनकी प्रॉब्लम्स तो है, वो उनको इंडिया जो है, इंडिया का ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे, अलग अलग करे ना जी। कभी उसके साथ ईरान के साथ हो जाएगा, कभी चाइना के साथ वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उसके बाद अफगानिस्तान के। लेकिन हम डटे रहेंगे अपने डिप्लोमेटिक मुहाज पे भी, और अपनी जो हमारी खासतौर पे जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी बाहर से तो हंसते होते हैं, अंदर से जो बात कर रहे होते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चल रही होती है, अभी भी चल रही होती है। ये सत्ता जी सब जो गए हैं वो चुप करके ऐसे नहीं चले गए कि यहाँ वो चले गए, ये पीछे से वो काम कर रही होती है। और जहां तक आवाम का तल्लुक है, आवाम दोनों मुल्कों के कभी भी नहीं चाहते कि जी आपस में प्रॉब्लम्स हो, ना हम चाहते हैं ना इंडिया के आवाम चाहते हैं। हुकूमतों खासतौर पे इंडिया के जो अब 2 रियासतों में वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, अब मोदी सरकार जो है वो चाह रही है कि इस तरीके से जरा हवा एक खपशप डाली जाए ताकि उनके वोट जो है वो उसकी पार्टी को मिले, ताकि और जो इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद फिर वो ठुस से फिर उसके बाद हालात नॉर्मल आ जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की जा रही है, पाकिस्तान में अभी ये सबूत भी मिले कि उसमें मैं नाम ले लेती हूँ कि रा के हाथ था। बिल्कुल, अब उसको बलोचिस्तान हो या कराची हो, वहाँ पे जब भी बदअमनी होती है तो एक जहन बन गया है ना हमारा भी, हमें पता चल गया हमारे दुश्मन कौन है, तो हमारे जहन में ये आ जाता है कि ये जरूर रा का हाथ होगा। लेकिन उसको हम जो भी इशू होता है अगर एक दफा पकड़ा गया हुआ उसको हम आखिर तक पहुंचाए ना जी। अभी बलूचिस्तान में हमने एक रा का एजेंट हमने कहा जी पकड़ लिया, और वो खामोशी से फिर हम चुप कर जाते हैं। उस तरीके को उसको आखिरी सिरे तक पहुंचाएं तक उसको रिजल्ट नहीं है उसका रिजल्ट उसका एक हो जाए कि हाँ जी ये वाकई है, प्रूव कर दें हम उसके बाद, और फिर लोग बाकी भी देखे, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देखे कि हाँ जी ये वाकई ये गिल्टी है, उनको पकड़ा जाए फिर उसमें। लेकिन हम उसको थोड़ा सा आगे ले जाके फिर हम पीछे चुप फिर हम उसका फॉलो अप भी नहीं करते, उसके बाद एक नया इशू क्रिएट हो जाता है, उस इशू को हम आगे बढ़ा देते हैं, हम उसके पीछे लग जाते हैं। सर बलूचिस्तान में अगर जैसे टारगेट किलिंग होती है, या अभी आपने देखा होगा बलूचिस्तान में जितनी भी बदअमनी हुई, कैजुअल्टीज की तादाद बहुत बढ़ गई हुई थी। उसी के बाद अभी अगर कराची की तरफ आते हैं तो कराची में आपने देखा होगा कि टारगेट किलिंग भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब आतिशज़दगी के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं, और किसी एक ऐसी जगह पे आग लगती है जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं। जैसे आज
सुबह जो जिस होटल में आग लगी रेजेंट प्लाजा में, वहाँ पे हमारे क्रिकेटर्स रुके हुए थे, वहाँ पे डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे टीचर्स मौजूद थे, वहाँ पे शायर, मतलब वहाँ पे बहुत सारे वेल नोन फिगर ऑफ सोसाइटी मौजूद थे, जिनमें आपने देखा होगा कि 2 डॉक्टर्स जो हैं उनकी डेथ भी हो गई। तो मुझे ये बताइए, क्या ये दहशतगर्दी की एक नई शक्ल, क्योंकि इंडिया ने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स का क्या वो ये मतलब तो नहीं ले रहे कि हम टारगेट किलिंग करेंगे, टारगेट हम अटैकिंग करेंगे? सब देखें मैडम, बात ये है कि जैसे पहले भाई ने बात की कि मोदी सरकार ने, तो बलूचिस्तान के अंदर तो मोदी ने खुद ने मुंह से बोला है कि हम उसमें जो है दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जबकि वहां से राग एजेंट पकड़े भी गए हुए हैं। लेकिन हम उसको देखें, मोदी सरकार ने क्लियर कट कह दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि मोदी का खुद का जो बयान है उससे उसके जहन में ये चीज आ रही है कि बलूचिस्तान के लोग जो है उसकी बातों पे आएंगे। असल एक्चुअल में मसला जो है, मैं समझता हूं जब तक हमारी जहन काम करता है कि ये सारा मसला सी पैक की वजह से है। ठीक है। और मोदी सरकार इसी चीज को बार बार बलूचिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस की बात कर रही है। वो ये चाह रहे हैं कि वो बलोच हमारी बातों में आ जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बलोच बिल्कुल उनकी बातों में नहीं आएंगे। वो बलोच पाकिस्तान के साथ, बलूचिस्तान के साथ, अपने मुल्क के साथ सच्चे हैं, कायम दायम है, मुल्क के साथ डटे हुए हैं, मोदी सरकार की बुखलाहट वाली बातों में नहीं आएंगे। लिहाजा बात यह है कि जो कराची में दहशतगर्दी हो रही है या आतंकी के जो वाकयात हो रहे हैं, यकीनन देखें ये वाकया तो कल के वाकया है, अभी इसकी तहकीकात हो कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस किस्म के वाकयात में यकीन जो ना हमारे बलूचिस्तान में या कराची के अंदर राह इन्वॉल्व रही है और आपके सामने भी है और राग एजेंट पकड़े भी हैं। तो असल में बात वही मैडम है कि इसको हम इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर ले जाएं, क्योंकि हम अपनी एक तो इसमें हमें थोड़ी सी अपनी खारजा पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी को ठीक करना होगा। बिल्कुल। देखिए अफगानिस्तान वालों को हमने इतना दिन तो अपने अफगानिस्तान आप बताएं किसकी पैदा, बिल्कुल ये आज हमारे गले में है, लेकिन ये पैदावार तो हमारी है, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। अब हमने 25 साल उनको खिला के पिला के तैयार कर रहे हैं, अब हम बोलते हैं कि हम उनको इस तरीके से बेदर्दी से निकालें, तो ये तो बड़ा ये भी जुल्म है। इस वक्त एक और कमेंट ले लेते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं आयतुल्लाह दुरानी साहब। सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कराची और बलूचिस्तान में एक तो टारगेट किलिंग या फिर कराची के जो बढ़ते हुए आतिशदगी के वाकयात हैं, उनके पीछे आपको लग रहा है कि कोई दहशतगर्दी भी हो सकती है कि या फिर ये दहशतगर्दी की एक नई शक्ल है, एक नया रूप है? आप क्या कहते हैं? देखिए एक चीज बता दूं, एक तसलसल है जो आज से नहीं है, वो वक्फे से कभी बारिश तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये टोटल जो आर्टिफिशियल तरीकेकार के साथ बारिशों का सिलसिला है सियासत में, ये उसी का शाखसाना है जिसके अभी तक गुज़श्ते 30-40 साल से हम भुगत रहे हैं। ठीक है। जब तक ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान दबाव में रहेगा, तो वो इस तरह की पोजीशन तो आपके सर पर हर जगह हर कॉर्नर से कभी न कभी किस तरफ से कभी किस तरफ से सर उठाता रहेगा। और ये तो एक जगह नहीं है कि फोर्सेस पर भी हमले होंगे, आपके स्कूल कॉलेज सोशल सेक्टर पर हर जगह पे हमले होंगे। तो ये किसी न किसी हवाले से आपको तो वो उन्होंने रोकना है, तो वो आपको जाहिर है कि या तो आप उनके पाबंद गुलाम हो जाए, अगर आपने सर उठा करके ऊंचा उठा करके चलना है, तो इर्द गिर्द का माहौल आपको तंग करने के लिए फिर एक दबाव की कोशिश करेगा। डिपेंड करेगा कौम पे कि कौम अपने पोजीशन को कितनी मुद्दत तक बरकरार रखेगा। अगर मुत्तहिद पाकिस्तान हो जावे तो इन चीजों का मुकाबला कर सकते हैं। मुत्तहिद पाकिस्तान की अब अशद जरूरत है, और मुत्तहिद पाकिस्तान तब हो सकता है कि सब एक दूसरे के हदूद को समझे और ताकतवर तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट करें, अच्छी काम पे एक कौम बनाने की कोशिश की जाए, एक रियासत को और कौम को और सिर्फ हुकूमत को चलाने की बात न की जाए, बल्कि रियासत पाकिस्तान को मुस्तहकम तरीके से दुनिया के सामने पेश करने के लिए और एक मुमलिकत पाकिस्तान एक कौम की हैसियत से दुनिया के सामने सुखरू अंदाज में पेश हो जाए, उसकी कोशिश की जाए तो बात बनेगी और फिर कंट्रोल हो सकता है। और अगर छोटे छोटे कारणों जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आपकी तरफ आएंगे। शकीला लुकमान साहिबा, आपकी पार्टी चूंकि हुकूमत में भी है और हुकूमत कर रही है, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि वर्ल्ड फोरम तक ये बात जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो उनमें कोई ना कोई ऐसा सबूत मिलता है कि वो हमारे जो हमसाया मुल्क हैं उनकी एजेंसीज का हाथ होता है।
अभी कुलभूषण यादव के ऊपर इंक्वायरी, अभी मीडिया को नहीं पता, आम आदमी को नहीं पता कि उसके ऊपर क्या काम हुआ जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है। मुझे ये बताइए, अभी ये बल्दिया टाउन फैक्ट्री का जो कराची का वाकया था 2012 में, बल्दिया फैक्ट्री में आग लगा दी जाती है और 289 अफराद वहां पे लुकमा अजल बन जाते हैं, जिंदा जल के मर जाते हैं। हुकूमत क्या इन 279 लोगों के खानदानों को इंसाफ दे पाएगी? सबसे पहले तो जो आज कराची में आतिशज़दी का जो वाक़या है बहुत अफसोसनाक वाक़या, हम उसको कंडम करते हैं। मैं बड़ा दुख है कि जो लोग उसके अंदर थे और बड़ी कीमती जानें जो हैं ज़ाया हुई हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। और ये वही बात है कि कुछ अरसे में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो कभी बलूचिस्तान, कभी कराची और मुख्तलिफ जगहों में आते रहते हैं और होते रहते हैं, जिसके पीछे वही जो अशोक साहब ने कहा और इन्होंने भी बात किया, और बल्कि एक जनरल परसेप्शन और ये हकीकत है कि इंडिया जो है वो हमारे मुल्क में जो आग लगा रहा है और जो हर शहर में ख़ासतौर पे अब बलूचिस्तान जहाँ सी पैक जो हमारा मनसूबा और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह वो प्रिवेल करेगा, तो वो उसको किसी सूरत में वो भा नहीं रहा, जिसकी वजह से वो जो इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो हालांकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के जो है उसको कवर किया जा रहा है। वहाँ पे फ़ौज पाकिस्तान है, हमारे रेंजर्स है, पुलिस है, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसियाँ सब काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है वो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं, और जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कि हुकूमत सिंध जो है और सारी जो है जिस तरह जो है हुकूमत ने नवाज शरीफ जो हैं वो गाए बगाए वहाँ चक्कर भी लगाते हैं और कोशिश पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हो जाते हैं, जिसका बहुत दुख होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर और ज़्यादा इसको और स्ट्रॉन्गली जो है सूबे को भी काम करना चाहिए। हुकूमत इंसाफ कर पाएगी? देखिए मेरी बात सुने, बल्दिया फैक्ट्री का डेफिनेटली ये वो जो वो रिजवान उर्फ भोला जो जिसको कहते हैं वो उसको पकड़ा गया, बैंकॉक से पकड़ा गया, और मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत की जो है मेहनत से कि वहाँ से उस मुल्क से उसको पकड़ा गया और वहाँ से उसको लाया गया। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर काम हुआ है और इसको डेफिनेटली इसको पाया, इसको अंजाम तक इस ये जो जिसने ये काम किया है और जो इसके साथी हैं अब ये पकड़ा गया है, जो इसके साथ जिन की इन्वॉल्वमेंट है वो लोग पकड़े जाएंगे। और ये जो है इस तरह के वाक़यात देखें, अब ये एक बहुत बड़ी जो है वो हुकूमत की जो है मैं कहती हूँ कि कामयाबी कहना चाहिए कि उसको वहाँ से पकड़ के लाना, वरना पहले तो इन चीज़ों का कभी पता ही नहीं चलता था। और मैं समझती हूँ कि इसमें हुकूमत जो है उसने बहुत काम किया, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, और जो है वो जहाँ वहाँ से जाके उसको पकड़ा गया और इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो। मोहम्मद अनवर साहब, आज आतिशज़दगी के वाक़यात में 11 या 14 लोग, क्योंकि 11 तो हुकूमत कह रही है और 14 जो है वो ईदी फाउंडेशन वाले कह रहे हैं कि इतने लोगों की हलाकत हो गई। 2012 में वाक़या होता है, वहाँ पर 289 लोग जो हैं वो उनकी हलाकत हो जाती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा बलूचिस्तान में गडानी शिप में एक जहाज़ में आग लगी, 23 के करीब जो मजदूर थे वो जाम बहक हुए। तो ऐसी इंक्वायरीज क्यों नहीं सेटअप करती हुकूमत के उन लोगों को जो विक्टिम थे या उनके पीछे जो फैमिलीज हैं उनको इंसाफ मिले? और दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान में इदारों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आग बुझा सके या फिर आग लगने के वाक़यात को रोका जा सके? थैंक यू। पहली तो ये बात है कि हम कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको हम दहशतगर्दी के साथ जोड़ देते हैं, हालांकि उसमें कई दफ़ा हमारी अपनी नेग्लिजेंस होती है। आज का जो वाक़या है ये प्योरली हमारी अपनी नेग्लिजेंस है। उस होटल में जो हम जब देखते हैं कराची KBCA के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट का एक बॉडी है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जो पूरे कराची और सिंध के वो मामला को देखती है, बिल्डिंग्स को देखती है, और उनके पूरे लाज हैं। उस लाज में है कि जी आग के बचाव के लिए आप लोगों ने बिल्डिंग्स किस तरीके से बनानी है। अब बिल्डिंग्स पहले तो अगर 2 मंजिला है तो उसके बाद उसका प्रोसेस क्या होगा, 3 मंजिला है उसका क्या होगा। होटल्स में जो है वो आप देखें कि उसमें इमरजेंसी एग्जिट होती है, लेकिन कभी भी मैं जब भी कहीं जाता हूँ बाहर किसी होटल में ठहरते हैं, होटल की पहले तो वो मिलती नहीं, हमें हमारी वो सीढ़ी नहीं मिलती कि हमने एग्जिट से कहां से जाना है। अगर कहीं मिल भी जाएगी तो उसमें उन्होंने कूड़ा कबाड़ रखे, वो भरा होता है। पहले भी ऐसे हुए जो वाकयात हुए हैं, पिंडी में भी हुआ है। एक हमारे जो
सदर में एक जला था, उसमें भी उन्होंने इवन के जो सीढ़ियां बनी हुई थी उनके अंदर भी उन्होंने दो दुकानें बना के आगे बेची हुई थी, खोखे बने हुए थे सारे, ताकि इसकी जरूरत नहीं है। उस वक्त ये अथॉरिटीज का ये काम नहीं कि जब कहीं आग लग जाए उसके बाद आके हम दहशतगर्दी के खाते में डाल दें कि जी बाहर से आ गया होगा, इसका मतलब हम आंखें बंद करके सारे एक ही खाते में डाल रहे हैं। हमें अपनी चीजें ठीक करनी चाहिए। एक आम आदमी जो है, एक गाड़ी आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है ना जी, उसको उसके लिए जरूरी होता है 6 महीने साल बाद उसने फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। जब एक आम गाड़ी जिसमें 12-15 लोग होते हैं, एक बड़ी बिल्डिंग, एक होटल है, क्या उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एक फिटनेस सर्टिफिकेट वहां की जो अथॉरिटी है वो उनको दे कि जी ये बिल्डिंग इस काबिल है, यहाँ फायर का जो है वो कंट्रोल है, इंतजाम है या नहीं है। और फिर सेम टाइम जो है लोगों के लिए भी हमें, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग भी उसको अवेयर नहीं, ऐसी मामला में अवेयर नहीं होते। हमें भी ट्रेनिंग दी जाए, लोगों को अवेयर दिया जाए कि आग लगने के मौके किस तरीके से है और उसको किस तरह मैनेज किया जाना चाहिए और किस तरह जान बचानी चाहिए, ये वाली ट्रेनिंग भी नहीं है। हमारे एक जर्मन थे, तो वो जब भी जहाज में या बस पे बैठते तो वो पहले देखते थे कि इसका दरवाजा कहाँ है, भागने का तरीका क्या है। हमारे अपने ऑफिस में जो छोटा सा ऑफिस हमारा है उसमें हम ये सारे कंट्रोल रखे होते हैं, फायर ब्लैंकेट इवन का रखा हुआ है, उसकी हफ्ते 15 दिन बाद एक ट्रेनिंग ले रहे होते हैं कि जी इन केस को प्रॉब्लम होती तो कैसे हमने कहाँ भागना है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ना तो स्कूलों में ऐसी कोई ट्रेनिंग है, ना बैंक्स में है, इवन हमारी असेंबली में ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, पार्लियामेंट में नहीं होती। हम चीजों को कजोल लेते हैं, हमें अपनी जान से ज्यादा हम कजोल लेते हैं। हम बस में भी चढ़े तो हमें कोई पता नहीं कि जी इसका दूसरा रास्ता कौन सा होगा, ये दरवाजा अगर इमरजेंसी एग्जिट इमरजेंसी हम उसको ध्यान नहीं देते। जहाज में भी आप बता रहे होते हैं कि जी ये जहाज का इमरजेंसी एग्जिट होगा, हम कहते हैं जी कोई नहीं जी, कभी हुआ ही नहीं हादसा, लेकिन हादसा जो है सीट बेल्ट हम नहीं बांधते कि जी हादसा नहीं होगा, लेकिन हादसा इमीडिएटली होता है। और वो ये नहीं को बता के जी अगर नेक्स्ट आप 1 किलोमीटर बाद हादसा हो जाएगा। सेम यही आपके ये जो फायर्स का सिलसिला है, ये भी जो है वो हमारी अपनी नेग्लिजेंस है, हमने उसको कंट्रोल नहीं किया। जो शिप जो है वो हुआ, उस शिप में अंदर ऑलरेडी पेट्रोल था, उनको चाहिए था कि वो पहले पेट्रोल खाली करते, जब क्लियर हो जाता उस अथॉरिटी को, जो शिप ब्रेकिंग अथॉरिटी है वो चेक करती, उसके बाद उनको अलाउ करते कि जी मजदूर उसके अंदर चले जाएं। जो पिछला एक वाकया हुआ कराची में जिसमें काफी सारे पूरी फैक्ट्री जला दी गई, उसमें टेररिस्ट एक्टिविटी थी, उन्होंने भत्ता मांगा, भत्ता उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने उसको, वो कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं थे, हम अपने वहां के हमारे अपने लोग थे। क्योंकि हम अगर बाहर हर चीज को हम तालिबान के खाते में या हथौड़ा ग्रुप उसके खाते में डाल देंगे तो हम अपनी आंखें बंद करेंगे असल हकीकत से। हमें चाहिए कि हम जो इंसिडेंट है उसकी तह तक पहुंचे और जो जिम्मेदार है उसको सजा दी जाए। यहाँ जो है वो कराची जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारी है, उससे पूछा जाए कि आओ भाई ये तुमने पिछला कब चेक किया था इस होटल को, रीजेंट प्लाजा जो है वो मेन शहर फासिल पे है, उसको कब चेक किया था। और वो उसके सेम बाकी होटल्स भी हो, 3 मंजिला से ज्यादा बिल्डिंग है, उसके पूरा एक है कि जी पाइप आपका वहां से पानी का पाइप कितना लगना है पूरा। ये मैं डॉक्यूमेंट्स आज उनका वो देख रहा था, ये 15-16 पेजेस का, ये सिर्फ उनका जो कंट्रोल रेट्स लिखा हुआ है उनमें पूरी डिटेल है कि पाइप किस तरह का होगा, सीढ़ियां किस तरह की होंगी, फायर से बचना। इनके ऊपर अमल होता है। सेनेटर साहब आप क्या कहते हैं? देखिए मैडम, जैसे गडानी शिप ब्रेकिंग का वाक़या, क्योंकि उसमें उस हल्के से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं दूसरे दिन ही वहाँ सरजमीन पे गया था। मीर आसलफान बिजन जो हमारे जो है ना प्रेसिडेंट भी हैं, उनके साथ हम गए थे। असल में वहाँ पे आप हालत देखोगे कि गडानी के अंदर इतनी बड़ी शिप इंडस्ट्री है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर उसके लिए कोई रूल ही नहीं, कोई लॉ ही नहीं है, इंडस्ट्री का लॉ ही नहीं है। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री का कोई लॉ मौजूद ही नहीं है, कानून में भी कानून है ही नहीं, कानून बना ही नहीं है। ठीक है, ये इतनी बड़ी अथॉरिटी बनी हुई है, अथॉरिटी है नहीं, अथॉरिटी देखें वो अथॉरिटी एक अलग चीज है, अथॉरिटी बनी उसके ऊपर लॉ नहीं है कि भाई क्या लॉ होना चाहिए, राइट्स क्या है मजदूरों के, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। लॉ देखिए, इंडस्ट्री का लॉ है। हाँ जी। अच्छा, इस शिप ब्रेकिंग इतनी बड़ी शिप ब्रेकिंग है कि दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे है, लेकिन उसका लॉ मौजूद नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इतनी शिप ब्रेकिंग है, वहाँ एक एम्बुलेंस नहीं है, वहाँ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, वहाँ रोड नहीं है। तो मुझे बताओ कि देखें, इसमें कुछ हमारी अपनी कोताहियां हैं, जो हम सियासतदान हैं या जिस हुकूमत में हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल हमारी भी कोताहियां हैं। आप सेनेट में लेके आए कि जी ये बिल बनाया, ये बिल हम ला रहे हैं, इसके ऊपर कानून साजी की जाए, शिप ब्रेकिंग लॉ बनाया जाए। देखिए मैडम, उसके ऊपर बिल्कुल आज भी मेरी फरतुल्ला बाबर से बात हुई, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का ह्यूमन राइट वाली फरतुल्ला बाबर साहब वाली सारे कमेटी वाले वहाँ गए हुए थे गडानी में। बिल्कुल।
میری آج ہی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بولا لا ہی اشوک بھائی نہیں موجود ہے تو ابھی ہم اس کو ابھی اس کے اوپر اس کو آپ لے کے آئے نا سینٹ میں اور پھر اس کو نیشنل اسمبلی میں لے کے جائیں, اس کے اوپر آپ لیجسلیشن کریں. پروگرام میں اب دوسری سٹوری بھی شامل کرتے ہیں. پروگرام کی جو دوسری سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ گورنر سندھ جو ہیں وہ 3 ہفتوں سے ہاسپٹل میں ہیں, اور جب سے انہوں نے حلف لیا ہے ان کی طبیعت اتنی ناساز ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے کہ اتنی ناساز ہے کہ ابھی تک مزار قائد پہ بھی گورنر بننے کے بعد وہ حاضری دینے نہیں جا سکے. تو کیا اتنے بڑے کراچی میں, اتنے بڑے سندھ میں ایسا کوئی اور دوسرا آدمی نہیں ملا پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ جو صحت مند ہو, جو گورنر کے فرائض جو ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکیں؟ سب دیکھیں یہ میڈم بالکل آپ کی بات بجائے, بلکہ سب دوستوں نے سب پارلیمنٹ کے اندر یہ بولا کہ جس دن پہلے ٹی وی پہ جس دن ان کا اناؤنس ہوا وہ آپ دیکھتے ہیں ان کے سپورٹ دے کے اسی طریقے سے اسے کیا جا رہا تھا. اب اسی دن سے وہاں اس نے پورا سسٹم دفتر وہاں بنایا ہوا ہے, میں نے جب تک معلوم کیا کہ وہاں ہی دفتر بنایا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ نہ ان کو سنائی دیتا ہے نہ اس کو نظر آتا ہے. لیکن اب انہوں نے وہ ایسا وہ بٹھا دیا ہے, ایک 80 سال والا اتار کے وزیر اعلیٰ, ابھی 80-85 سال کا دوسرا گورنر بٹھا دیا ہے. اس میں یقیناً دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سیدھی بات ہے کہ مجھے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ دوسرا گورنر پورا کراچی پڑا ہوا تھا, اتنے بڑے بیوروکریٹ ریٹائر بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے تھے, آرمی کے بندے بیٹھے ہوئے تھے, کسی کو اچھے بھلے کو, کیونکہ کراچی ہمارا پورا پاکستان کا ڈیپینڈ سارا کراچی کے اوپر ہوتا ہے, وہاں کی ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. گورنر ایک وفاق کا نمائندہ ہے, تو میرے سمجھ میں وفاق کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر کہ بھئی وفاق کا ایک نمائندہ بیمار ہے, بیمار بھی ہے ہاسپٹل میں, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو مطلب ان کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, سب کو پتا ہے, تو روشن کی طرح یہ بات ہے. 100 اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے نا, فزیکلی بھی وہ بالکل انہوں نے پورا ادھر ہی اپنا دفتر لگایا ہوا ہے. تو کیا اس طرح کے جو دفاتر ہے میم شکیلہ لقمان صاحبہ, ہاسپٹل میں جو آدمی دفتر بنا کے کام کر رہا ہے, کیا وہ کراچی کو یا پورے سندھ کو چلا پائیں گے؟ ہاں جی, یہ بات واقعی مجھے بھی اس بات کا جواب دینے میں مشکل ہی پیش آ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ بیمار ہیں, ان کی ایج فیکٹر بھی ہے, اور پتہ نہیں اب کتنے وہ قابل تھے جس کو تعینات کیا ان کے علاوہ بھی تو کراچی میں بڑے قابل. نہیں وہ بات صحیح ہے, لیکن میں سمجھ آپ نے کہا وہ وسیم اختر نہیں ہے جو میئر ہیں, وہ بھی بیچارے جو ہے میرے خیال میں انہوں نے بھی 2-3 مہینے وہاں پہ اپنا آفس ادھر سے ہی چلایا, کیا جیل سے وہ چلاتے رہے ہیں. اور کیا اتنا ایزی ہوتا ہے کہ اپنا آفس جو ہے وہ اگر ہاسپٹل میں رکھا جائے یا جیل میں. بہرحال یہ ہے کہ میرے خیال میں جو ہے وہ ایک ہمارے ٹوٹلی ایگری کہ بھئی جو ہے وہ ایک صحت مند انسان اور ایک ایکٹیو جو بے شک وہ پتہ نہیں کتنے قابل ہوں گے, کتنے قابل ہیں اور ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ ایج صحت اور ایج فیکٹر بڑا میٹر کرتا ہے. اگر ان کی صحت ہوتی تو پھر ہمیں شاید پتہ نہیں ان کی کتنی خوبیوں کا پتہ چلتا. تو میرے حال میں واقعی اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی کوئی ریپلیسمنٹ بات کر رہی ہیں پھر اپنی حکومت سے کہ کراچی کو ایک صحت مند گورنر دے دیں. صحیح ہے, نہیں سب لوگ ظاہر ہے میسج ان کو ملتے ہیں یہ ساری چیزوں کے, تو میرے حال میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. بالکل. سر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کراچی ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو ایک صحت مند ایکٹیو اور چلنے پھرنے والا گورنر چاہیے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو پہلے گورنر کراچی تھے وہ راک سٹار گورنر تھے, سب سے زیادہ عرصہ انہوں نے گزارا, ایکٹیو تھے, ویری ایکٹیو, لیکن جب وہ گئے ہیں تو اس کے وہ سی ایم وہاں سے رخصت ہوئے اور اسی طرح کی ایک ڈمی جو ہے وہ لا کے بٹھا دی گئی. تو کراچی کی عوام کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ایک گورنمنٹ کا امپلائی 5ویں اسکیل پہ ہم رکھتے ہیں, کلرک رکھتے ہیں یا کوئی بھی آدمی اگر رکھتے ہیں پہلے جاب پہ رہتے ہیں, تو اس کا ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, میڈیکل ہاسپٹل میں جاتا ہے, سرکاری ہاسپٹل میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں, وہاں سے وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ لیتا ہے, اس کے بعد وہ اس کو جوائننگ ہوتی ہے, اس کی نیا بندہ ہوتا ہے کہ یہ صحت مند ہے, یہ اس کام کر سکے گا. گورنر جو ہے وہ گورنمنٹ کا امپلائی ہے, وہ بھی اس کو جو پیسے دے رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے اس کو تنخواہ مل رہی ہے. اس کا کوئی وہاں گورنر ہاؤس میں درخت نہیں لگا ہوا کہ صبح اس کو پتے جھاڑیں گے اور درخت پتے اتر جائیں گے اور وہ 5-5 ہزار کے نوٹ اس کے اوپر وہ خرچہ ہوگا. یہ پی ایم ایل این نے ان کو oblige کرنے کے لیے, کیونکہ ججوں کے ساتھ پی ایم ایل این کی جو ہے وہ دوستی ججوں کے ساتھ کافی پچھلے بھی آپ دیکھیں گے جب بھی انہوں نے ضرورت پڑی ہے انہوں نے ججوں کو oblige کیا ہے اس پہ. ایون کہ میں نے ایک دفعہ آصف اقبال صاحب کو یہ کوئی oblige تو نہیں کیا انہوں نے, یہ بالکل oblige کیا, نہیں وہ oblige کیا, اس کو گھر بیٹھے ہوئے
अब उसको सैलरी गवर्नर की मिल रही है, उसके बाद सबका गवर्नर होगा, उसके सारे प्रोटोकॉल, उसको प्रिविलेज उसको मिल जाएंगे, तो वो एक अब्लाइज कर दिया, चाहे वो 15-20 दिन के लिए भी, महीने के लिए भी हो जाएगा, लेकिन उसको खुद चाहिए था, उस गवर्नर साहब को उसको खुद चाहिए, उसको खुद चाहिए कि वो जवाब दे दे कि यार मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, थैंक यू वेरी मच आपने मुझे इनवाइट किया, मैं फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने भी तो खुद रिजाइन कर दिया था इलेक्शन के फौरन बाद, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि मेरी सेहत और उम्र इजाजत नहीं देती, वो उसमें वो खुद भी वो करे, लेकिन उसका भी उसने भी कहा जी बहती गंगा में हाथ धो लूं मैं, पिछले प्रेसिडेंट के भी वो पहले कैंडिडेट खड़े हुए। लोगों पे क्या असर होगा, कराची के ऊपर क्या असर होगा? कराची पूरा सिंध, बल्कि क्योंकि वो सिर्फ कराची का गवर्नर नहीं, वो सिंध का है, और जो हम नया कैंडिडेट कहते हैं जो कोई पूरे सिंध में और भी लोग हैं वहाँ, कॉम्पिटेंट लोग हैं, जरूरी नहीं है कि डम्मी वहाँ खड़ी की जाए, ऐसा बंदा हो जो उसमें पार्टिसिपेट करे। और खासतौर पे कराची के जो हालात थे पिछले गवर्नर ने, उसने काफी इवन के कई दफा प्रॉब्लम्स हुई गवर्नमेंट्स के साथ और लोकल वहाँ के गवर्नमेंट के साथ, आर्मी के साथ, जो हमारे रीजन्स के साथ, वो एक बड़ा न्यूट्रल उसने और बड़ा अच्छा तरीके से तहम्मुल उसने प्ले किया, और लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अगला नेक्स्ट गवर्नर वो भी उसी तरीके से हो जिस तरीके से वो है, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है और वहाँ पे जो इकोनॉमी है हमारी पूरे पाकिस्तान की, वो डिपेंड करती है। गवर्नर्स की रिस्पांसिबिलिटीज आप देखें, पैसा हमें वहीं से आ रहा है। गवर्नर्स की रिस्पांसिबिलिटी देखें ना, गवर्नर्स जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी है, क्या वो किसी यूनिवर्सिटी में कोई जाके वो अपनी डिग्रीज वो अता कर सकता है, वहां जाके वो कायदे आज़म के मज़ार तक नहीं वो जा सके, मतलब इससे ज्यादा और हम क्या कह सकते हैं कि ठीक है जी वो अब गवर्नमेंट उसको नवाजना था, लेकिन अब बहुत हो गया, वो सबका गवर्नर के रैंक के लिए, गवर्नर के ओहदे के लिए मतलब इतना नवाज दिया कि पूरा जो सूबा है सिंध है वो उनके रहमो करम पे छोड़ दिया। एक और बात है कि पीपीपी की क्यों हुकूमत, पीपीपी वाले खुश हैं कि चलो यार अच्छा है, ये बंदा हॉस्पिटल में है, हमें कोई कोई गाइडेंस या कोई जरूरत भी नहीं है, जो हम करेंगे वो ठीक है, लेकिन वहां से इवन के वो चीफ मिनिस्टर जो है वो यंग आए, अभी वो काफी एक्टिव है, सबका जो अभी तो ये क्या वजह है, कभी गवर्नर जो है वो यंग होता है तो सीएम जो है वो उसको वो बूढ़ा लेके आते हैं, या फिर कभी अगर सीएम को वो यंग लेके आ रहे हैं तो साथ में गवर्नर पंजाब का किसी हमारे किसी स्टूडेंट वजह क्या है, एक चीज को क्यों वीक रखा जाता है? इसलिए कि हमारे पंजाब से किसी को पता कर लें कि पंजाब का गवर्नर कौन है, मैं तो हमारे किसी स्टूडेंट से पूछ लें कि पंजाब का गवर्नर कौन है, बलूचिस्तान का गवर्नर कौन है, दूसरा उनको इतना मतलब पीछे धकेला गया है कि हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नर रखा हुआ है उसके ऊपर मेरे और आपके पैसे लग रहे हैं, गवर्नर साहब के लिए पैसे लग रहे हैं, उसको उनसे काम लिया जाए, आओ भाई आप लोग गवर्नरशिप दी हुई है, आप आए, लेकिन हम सिर्फ वजीर आला पे हमेशा फोकस करते हैं, लेकिन कराची में अगर आपको याद हो तो तारीख ये बताती है कि हमेशा गवर्नर जब भी आता है तो गवर्नर के ऊपर फोकस किया जाता है। कंप्रोमाइजेस होते थे, उस वक्त कंप्रोमाइजेस थे कि कराची जो है वो पहले, क्योंकि कराची में पिछले कुछ फेसेस में एमक्यूएम जो है वो उसकी गवर्नमेंट रही, और उनका ये था कि गवर्नर जो है वो एमक्यूएम का सिंपैथीज जिसकी होगी वो चलेगा, ताकि कराची का कंट्रोल गवर्नर के साथ होगा। अब थोड़े से एमक्यूएम का भी वो अभी इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, और पीएमएल जो पीपीपी है वो जरा स्ट्रॉन्ग, अब उसमें नया जो है वो चीफ मिनिस्टर आ गया, वो स्ट्रॉन्ग है, अब वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको, अब प्रॉब्लम ये है कि वहां सिंध में अभी भी आबद शेर अली साहब तो कह रहे थे जनाब हम पूरे पाकिस्तान में नेक्स्ट सिंध में भी ले लेंगे, लेकिन वहां से आप ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होते हुए कुछ नहीं किया जा सकता। सर आपकी तरफ आएंगे, हमारे पास प्रोग्राम का वक्त इंतहाई महदूद है, मुझसे जवाब दीजिएगा। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, खुशहाल सूबा है, और यहाँ पे जो वजीर आला है उनका पास चूंकि हेलीकॉप्टर नहीं था, जो पिछले हेलीकॉप्टर थे वो जो पिछले वजीर आला पंजाब थे चौधरी परवेज इलाही, उनके दौरे हुकूमत में खरीदे गए थे, और अभी उनमें एक जो हेलीकॉप्टर है वो गिर के तबाह भी हो गया। नया हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारियां की जा रही हैं, और दूसरी जानिब जो आपके वजीर आला हमारे जो पंजाब के हैं शहबाज शरीफ, वो अपना इलाज लंदन करवाने जाते हैं, हमारे वजीर आजम लंदन जाते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे जो गरीब आवाम है या हम जैसे लोग हैं वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो हमें असली दवाइयाँ मिल रही हैं, ना ही हमें कभी ड्यूटी पर डॉक्टर मिलते हैं। तो मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग तो चले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएंगे, आम आदमी जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, आम आदमी जब जाता है सरकारी अस्पतालों में तो दवाइयाँ तक नहीं होती, डॉक्टर भी नहीं होते, उस पर आप क्या कहते हैं? ये एक इक्वल सिस्टम जस्टिस कब आएगा पाकिस्तान में? सब देखिए आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हमारे वजीर आला, ये तो वजीर आला है, लेकिन हमारे वजीर भी बाहर इलाज कराने जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है, अपना इलाज यहाँ क्यों नहीं कराते? असल चीज ये है कि यहाँ जो हेल्थ का इशू है, जो हेल्थ का सिस्टम है, जिस तरीके से आपने बताया कि 2 नंबर मेडिसिन या डॉक्टर ना होते हैं जी। असल में उधर वो फिर वही चीज आती है एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, अब एक डॉक्टर, जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर करेगा, अब एक किसी जमींदार को आप हेल्थ मिनिस्टर बना दो,
वो कैसे चलाएगा। बिल्कुल ठीक बात की। मैम आपसे छोटा सा कमेंट, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो 1 मिनट रह गया है, ऐसा कोई हॉस्पिटल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाती कि वो खुद भी उसमें इलाज करवाए? देखिए मेरी बात सुने, इन चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कितने जो हैं वो इसके ऊपर हेल्थ के ऊपर जो है वो किए, और उन्होंने कहा है कि भाई फलान जगह पे इतने बेड का हॉस्पिटल बनेगा फलाना, बल्कि इस्लामाबाद में भी उन्होंने कहा है कि एक अच्छा जो है वो कैंसर हॉस्पिटल जो है होना होगा। और जहाँ तक आपने शहबाज शरीफ की बात की है, आपको मालूम है कि जब वो एग्जाइल में थे तो उस वक्त वो एक बहुत सीरियस बीमारी में मुब्तला हुए थे, तो वो उस वक्त उनका इलाज जो था उन्होंने अमेरिका से करवाया था, लेकिन अब वो उसी का जो है ना उनकी बैक की जो प्रॉब्लम है बड़ी शिद्दत से बैक की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो उनको वहाँ पे इंग्लैंड में उनके लिए वो उसका फॉलो अप करने के लिए वो जाते हैं, वरना आपको पता है कि वो तो इतने। लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जब भी आती है हुकूमत में, और हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो तो काफ़ी सालों से पंजाब के वज़ीर आला हैं, काश कोई ऐसा हॉस्पिटल बना देते कि आज उनको अपने किसी भी बीमारी के लिए बाहर ना जाना पड़ता, और वो पाकिस्तान में ही और पाकिस्तान में अगर वो बेहतर समझते तो पंजाब में एक ऐसा हॉस्पिटल बना लेते कि जहाँ पे आज वो इलाज करवा रहे होते तो अवाम उनके साथ खड़ी होती और वो इस तरह सड़कों पे धक्के ना खा रही होती। यहाँ पे प्रोग्राम मुकालमा का वक्त खत्म हो गया। मेरे तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।